हे गाइस, पिछले कुछ दिनों से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक कर लो, सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड कर रहा है, वो है बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइना। यूट्यूब पर लाखों ऐसी वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें सिर्फ यही है कि भाई ये मोबाइल चाइना का है, ये इंडिया का, ये प्रोडक्ट चाइना का है, ये इंडिया का, ये साबुन चाइनीज है, ये इंडियन, ये ऐप चाइनीज है, ये इंडियन, आपको ये यूज करना है, ये वाला नहीं यूज करना। पर क्या किसी ने ये बताया कि एक देश जो सिर्फ गरीब किसानों का था, जहाँ पर लोगों के पास खाना नहीं था, जहाँ करोड़ों लोगों की भुखमरी से मौत हो जाती थी, जो एक समय अफ्रीका से भी ज्यादा गरीब था, जिसे एशिया का मरीज कहा जाता था, वो मात्र 35 से 40 साल में कैसे बदल गए? कैसे वहाँ के लोगों की जिंदगी बदल गई? कैसे उस देश की बिल्डिंग्स, रोड्स, ट्रेन्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से भी ज्यादा बेहतर हो? कैसे वो दुनिया का 50% ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने लगा? मतलब कि दुनिया के 90% इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एक न एक पार्ट चाइना में जरूर बनता है। आखिर चाइना ने ऐसा किया कैसे? क्या कोई जादू कर दिया? रातों रात कैसे हो गया? अब जब इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात चल रही है, तो आइए हम जानते हैं कि आखिर चाइना आत्मनिर्भर कैसे बना। इस वीडियो से हम देखते हैं और सीखते हैं कि आखिर कैसे चाइना इतनी तेजी से एक ग्लोबल पावर बन गया, एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया। अब तक आपने बहुत सारी फालतू वीडियोस देखी होंगी, पर इस वीडियो में मैं हर वो चीज बताऊंगा जिससे चाइना रातों रात बदल गया। चाइना की इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस दूंगा। सो वीडियो को अंत तक यार जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। एक्चुअली में इन सब की शुरुआत सनायत सेन की मृत्यु के बाद शुरू हुई। उसके बाद जब वहां पर चांग काई शेक प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने वेस्टर्न कैपिटलिज्म को अपनाया और सोचा कि यार धीरे धीरे हम चाइना की गरीबी को दूर कर देंगे और पूंजीवादी व्यवस्था से चाइना की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। पर एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं, उल्टा वहाँ पर करप्शन बढ़ने लगा, पूंजीवाद बढ़ने लगा और उसी समय चाइना और जापान में दूसरा युद्ध भी शुरू हो गया। क्योंकि युद्ध काफी महंगा होता है और इसमें काफी ज्यादा लोगों की जाने जाती। इससे हुआ क्या कि चांग काई शेक ने युद्ध की भरपाई के लिए चीन की गरीब जनता पर हैवी टैक्स लगा दिए। इससे वहाँ की जनता विद्रोह पर उतर आई। उस समय चाइना में एक और पार्टी थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि रसिया के कम्युनिज्म से काफी ज्यादा प्रभावित। उसने चांग काई शेक की सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके हेड माओ जेडोंग, वो काफी ज्यादा जोशीला भाषण देते थे और लोगों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते थे। उसने वहाँ के मजदूरों व किसानों को भड़काना शुरू कर दिया और इससे चाइना में सिविल वॉर शुरू हो गया। पर इस वॉर में चांग काई शेक हार गया और वो ताइवान भाग गया और इससे चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई तथा माओ जेडोंग वहाँ का सुप्रीम लीडर बन गया या प्रेसिडेंट बन गया। पर माओ जेडोंग का यह मानना था कि वह किसी देश से मदद नहीं लेगा, न किसी देश को अपना कुछ देगा और न किसी देश से अपना कुछ लेगा, और उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड मिशन को शुरू किया। पर असलियत में चाइना की आबादी इतनी बड़ी थी कि उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। वहाँ पर सूखे पड़ने लगे, खेतों में फसल नहीं पैदा होती थी और इसी समय वहाँ के लोगों ने हर तरीके का जानवर खाना शुरू कर दिया। आज जो कोविड-19 वायरस या पैंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैला है, वह इसी समय की देन है। खैर, अगर आंकड़ों की माने तो इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड में करोड़ों लोग मारे गए। इससे वहाँ के लोगों में काफी ज्यादा संतोष हो गया, लोग विद्रोह कर सकते थे। चूंकि माओ जेडोंग सनकी था और वह अपनी पावर्स को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने विद्रोहियों को मारना शुरू कर दिया। जो भी उसके खिलाफ बोलता था वह उसको मरवा देता था। यहाँ तक कि उसने एक बार यह कहा कि अच्छा, अब मैं अपना क्रिटिसिज्म अलाउ करता हूँ, जो भी मेरे बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहे कर सकता है। पर जब लोग उसकी आलोचना करने लगे तो उसने सबको मरवा दिया। पर जब माओ लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया, तब उसने अमेरिका की मदद ली। उसी समय अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन साल 1974 में चाइना गए, क्योंकि उस समय यूएसए की कंपनीज को ऐसा मार्केट चाहिए था जहां पर वह अपनी कंपनी लगा सके और फायदा कमा सके। इसके साथ यूएसए उस समय कोल्ड वॉर में था, यूएसएसआर व यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। तो यूएसए चाहता था कि वह यूएसएसआर को एशिया में काउंटर कर सके और चाइना इसके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन था। पर इससे चाइनीज लोग भड़क गए, क्योंकि माओ ने सबको पहले ही एंटी अमेरिकन बना दिया था और इसी चीज से पल्ला झाड़ने के लिए उसने यह इल्जाम डेंग जाओपिंग पर लगा दिया कि अमेरिकन को डेंग जाओपिंग ने इनवाइट किया था और यह कहकर उसने उन्हें जेल में डाल दिया। पर 1976 में माओ की मृत्यु के बाद डेंग जाओपिंग को जेल से निकाल दिया गया और वो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने और चाइना के प्रेसिडेंट बन गए।
और यही डेंग ज़ाओपिंग ने चाइना की पूरी किस्मत बदल दी। सन 1978 में चाइना ने अपने कंट्री को विदेशियों की इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया। क्योंकि इससे पहले चाइना में डेमोक्रेटिक व कम्युनिस्टिक दोनों मॉडल फेल हो चुके थे, इसलिए इस बार चाइना ने एक मिक्स्ड सिस्टम अपनाया। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्टिक बना दिया तथा गवर्नमेंट व रेगुलेशन को कम्युनिस्टिक। और यहीं से शुरू हुआ चाइना का सफर। सबसे पहले चाइना ने लैंड व एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए। उसने जमीनों को किसानों में बांट दिया, क्योंकि पहले चाइना में जमीनें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती। उसने किसानों को हैवी सब्सिडीज दी तथा उसने एग्रीकल्चर रिसर्च पर खर्च बढ़ा दिया। किसानों को लोकल मार्केट अवेलेबल करवाया और फिर धीरे धीरे उनको इंटरनेशनल ट्रेडिंग करने की भी छूट दी। पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही चाइना के लिए काफी नहीं था कि उससे चाइना की भुखमरी या गरीबी दूर हो सके या वहाँ पर जो इतनी ज्यादा जनसंख्या थी उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इसके बाद चाइना ने यूएसए की कंपनीज को अपने देश में फैक्ट्रीज लगाने का आमंत्रण दिया। उसने उन फैक्ट्रीज को फ्री जमीन दी, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया। उसने कंपनीज को खुली छूट दी कि वो चाहे जैसे मजदूरों से काम करवाएं, जितने घंटे चाहे करवाएं, चाहे बच्चों से करवाएं, चाहे औरतों से करवाएं, चाहे जितने पैसे दें, ये सब कंपनीज के ऊपर है। और अगर कोई उनका विद्रोह करता है या उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट मरवा दे। और यही कारण से तिएनमेन स्क्वायर हुआ, जिस घटना को आज 30 साल हो गए। खैर, इससे यूएसए की कंपनीज काफी खुश हो गई कि उन्हें इतना बड़ा मार्केट आसानी से मिल गया और अब वो खूब प्रॉफिट कमाएंगे। और हुआ भी यही। देखते ही देखते चाइना में चीजों की बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी। उस समय चाइना ने इन कंपनीज को बोला कि अब आप यहीं पर सामान बनाकर बेचो, हम एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। और अब अमेरिकन कंपनीज लालच में आकर चाइना में ही अपनी खूब फैक्ट्रीज लगाकर वहीं से ही चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने लगी। अब यह देखकर यूरोपियन, कोरियन और जापानीज कंपनीज भी चाइना में आने लगी। चाइना ने इसके लिए वहां पर अपनी सिटी शेंजन को तैयार कर दिया। उसने कंपनीज को फ्री लैंड दिया, उन पर टैक्स नहीं लगाया। इसके साथ चाइना ने अपने नागरिकों में मैसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और 3 से 6 महीनों में उनको पैसा बनाने लायक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब चाइना ने एक मास्टर स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने हर चीज के लिए क्लस्टर टेक्निक अपनाया। मतलब अगर आप चाइना में एक मोबाइल कंपनी खोलोगे तो आपको उसी पूरी लोकेलिटी में स्किल्ड लेबर और मोबाइल बनाने के लिए हर कंपोनेंट उसी लोकेलिटी में मिल जाएगी। आपको कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और इससे हुआ क्या कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा उछाल आ गया। और फिर चाइना ने क्या किया कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि सामानों की मैन्युफैक्चरिंग को चाइना के हर पार्ट में या चाइना से दुनिया भर के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाने के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती। अब हर तरफ हाईवेज का जाल चाइना बिछाने लगा। हर एक गांव को सड़कों से जोड़ दिया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 घंटे कर दिया। सुपर फास्ट ट्रेन बना दी। यहाँ तक कि यह समय आ गया कि जब चाइना 15-15 दिन में 30-30 मंजिल की इमारतें खड़ी कर देता था। ऐसे क्वालिटीज हाईवे चाइना ने बनाए, ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जो कि यूरोप व अमेरिका को टक्कर देती। हर सिटी में चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिया। मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए अलग जोन, टेक्नोलॉजी के लिए, IT सेक्टर के लिए अलग जोन। और इससे हुआ क्या? जादू। जो चाइना की जीडीपी 1978 में 155 बिलियन USD थी, वह आज 15 ट्रिलियन USD हो गई है। जो देश अफ्रीकी देशों से भी ज्यादा गरीब था, आज यूरोपियन कंट्रीज को भी कड़ी टक्कर दे रहा। जितना सीमेंट यूएसए ने 50 साल में भी कंज्यूम नहीं किया, चाइना ने उतना 2 सालों में कंज्यूम। अब हुआ क्या? चाइना मैसिव प्रोडक्शन करने लगा। एक बार में करोड़ों की संख्या में माल को डंप कर। फिर वह क्या करता था कि उस देश की स्टडी करता था जहां पर इस सामान की डिमांड होती, वहां पर क्या प्राइस है, वहां पर लोग कैसे चीजों की क्वालिटी चाहते। अब वो वहां जाता है और वहां की लोकल कंपनी से कम प्राइस में माल बेचना शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि उस देश की लोकल कंपनीज यह कंपटीशन कर नहीं पाती और वो खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया को ले लो। साल 2010 से 2016 तक इंडिया में इंटेक्स, जोलो, लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन, स्पाइस, सिलिकॉन, बहुत सारी मोबाइल कंपनीज छाई हुई थी। हर तरफ इन्हीं के मोबाइल फोन थे। पर जैसे ही चाइना की कंपनीज लाइक वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, वन प्लस ने एंट्री ली, सब छूमंतर, किसी का नामो निशान नहीं। और अगर आप सोचते हो कि सिर्फ चाइना चीप व सस्ते टेक्नोलॉजी की चीजें बनाता है तो आप गलत हो। आज दुनिया का 60% मोस्ट ब्रांडेड लग्जरी आइटम चाइना बनाता है। 80% एयर कंडीशनर चाइना बनाता है। 75% सोलर इक्विपमेंट चाइना बनाता है। 45 शिप बिल्डिंग चाइना कर रहा है। 50% स्टील चाइना पैदा करता है, चाइना बनाता है। और अब चाइना अपने स्टूडेंट्स को हैवी सब्सिडी देकर उन्हें यूरोप, USA पढ़ने भेजता है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर
चाइना है। यही नहीं, चाइना का बिजनेस इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि कोविड-19 के फैलने के बाद भी ज्यादा कंपनीज वहां से नहीं गई, उल्टा चाइना में नई कंपनीज आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ला के ले लो। पहले टेस्ला इंडिया में आने के लिए सोच रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नितिन गडकरी जी टेस्ला के सीईओ इलन मस्क के मिले थे, पर हुआ क्या, वह चाइना चला गया। और इस सब का रिजल्ट क्या हुआ? चाइना ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। चाइना ने इतने बिल्डिंग्स और हाउसेस बना दिए कि खरीदने वाले कम हो गए। अब चाइना दुनिया भर में अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। वह देशों में जाता है, उन्हें कर्ज देता है, फिर उन्हीं कर्ज के पैसों से वह अपनी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देता है, अपने ही देश के लोगों को काम पर लगाता है और धीरे धीरे उस पूरी कंट्री को कैप्चर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों को तो आप देख ही रहे हो। माना जाता है कि चाइना अपनी हर पॉलिसी को अपने दम पर बिना वेस्टर्न आइडियोलॉजी के बनाता है और वह हर पॉलिसी 25 से 30 साल को ध्यान में रखकर बनाता है और उसे एग्जीक्यूट भी करता है, क्योंकि चाइना का जो पॉलिटिकल नेतृत्व है वो इतना स्टेबल है कि चाइना कभी भी अपनी पॉलिसीज जल्दी बदलता नहीं है। तो मेरे दोस्त, ऐसा था चाइना का एडवेंचर, जिसने मात्र 40 साल में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया और इसका पूरा श्रेय वहाँ की हार्ड वर्किंग जनता को जाता है। आगे आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इंडिया, जिसकी कैपेसिटी भी लगभग चाइना के इक्वल थी, जो लगभग 1978 में चाइना के आसपास ही था, वो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पाया? वह चाइना के जैसे वो जादू वो रातों रात कैसे नहीं बदल पाया? सो तब तक के लिए जय हिंद।